हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड स्टडीज। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है आपको आज। और आई होप ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली इस चैप्टर में। तो बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, पहला टॉपिक होगा हमारा केमिकल रिएक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शंस? तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। व्हेन a substance or substances undergo a chemical change and produce new substance or substances with entire different properties, this process is called chemical reaction। बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है, एक तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस जब आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और किसी नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, यानी कि किसी नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, आपको इसमें एक चीज का खास ध्यान रखना है, इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट से, यानी जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं जो दो सब्सटेंस, उनसे बिल्कुल प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट होती है। कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है? जो नया प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जहां पे लिखा है ये प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी जिनसे वो बना है उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो ये तो बच्चों सिंपल सा डेफिनेशन था केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको बस इतना याद रखना है कि जो केमिकल रिएक्शंस है इसको एक तरीके से सिंबल के रूप में लिखना ही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अभी हमने समझा केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। जब एक या एक से अधिक कोई भी सब्सटेंस हो वो रिएक्ट करते हैं और कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाने के बाद उस पूरे प्रोसेस को हम कह देते हैं केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन को हम जिस तरीके से लिखते हैं सिंबल्स के फॉर्म में, सिंबल्स किसे कहते हैं? अब सिंबल जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। उसके अलावा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। तो बच्चों, सिंबल्स आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े तो 9th की एनसीईआरटी बुक में आप फिर से रिवाइज कर सकते हो अगर भूल गए हो तो बच्चों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों, ये जो हमने लिखा है ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन नहीं, ये है केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये है क्या? ये हमें शो क्या कर रही है? शो कर रही है हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में। इस इक्वेशन को ही कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो एरो के लेफ्ट साइड, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो चीजें होती है, इसको कहते हैं हम रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्टेंट। और एरो के जो राइट साइड होती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। आपको अच्छे से समझ लेना है इसको। मैं LHS लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, और ये है RHS। तो बच्चों, जो लेफ्ट साइड में चीजें होती हैं, एरो के लेफ्ट साइड जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, उसको कहते हैं हम रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। जो चीजें बन रही है, जो सब्सटेंस बन रहा है, वो होता है प्रोडक्ट। इसको हम LHS भी कह सकते हैं, इसको हम RHS भी कह सकते हैं। तो ये था बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? बैलेंस वर्ड का मतलब होता है संतुलन। इसको हिंदी में हम कहते हैं संतुलन, यानी कि एक तरीके से संतुलन बनाना। अब मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है A प्लस B। यहां आगे जाने के बाद ये मान लो कि प्रोडक्ट में A B ऐसे बन जाते हैं, ठीक है।
बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, हम एटम के नंबर देखते हैं। मान लो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लिखा नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि एटम कितने हो गए, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे कितने हो गए एक, यहाँ पे ए कितना है और यहाँ पे बी कितना है एक एक। तो यानी कि जितने एटम ए के यहाँ पर है उतने ही एटम प्रोडक्ट में है। तो ये इक्वेशन कहलाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ए और बी दोनों जितने एटम्स यहाँ हैं उतने एटम्स अगर प्रोडक्ट में हैं तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चों ये एक एग्जांपल है हमारे सामने बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, Zn प्लस H2SO4 और प्रोडक्ट में हमारे पास ZnSO4 प्लस H2। अब आप बताइए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग चेक करने का एक तरीका होता है, जितने एलिमेंट्स आपके पास LHS में यानी कि रिएक्टेंट में है उतने ही एलिमेंट आपके प्रोडक्ट में भी होंगे। अब दोनों के हम एटम नंबर को चेक करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप इन एलिमेंट्स को लिख भी सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स है, Zn है, उसके अलावा H है और SO4 यानी सल्फेट है। यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं LHS और एक साइड हम बना लेते हैं RHS। तो बच्चों Zn, H और SO4 यहाँ भी लिखते हैं, Zn, H, SO4। अब देखते हैं Zn के कितने एटम है यहाँ पे 1, H के कितने हैं 2, SO4 के कितने हैं 1। बच्चों ये याद रखना है SO4 यानी सल्फेट है, ये एक साथ गिना जाता है। यहाँ पे 4 का मतलब ये नहीं कि SO4 यानी कि 4 है यहाँ पे एटम्स, ऐसा नहीं है। SO4 सल्फेट, इसको हम अलग काउंट करते हैं। अब Zn यहाँ पे कितने हैं राइट हैंड साइड में 1, H कितने हैं 2, SO4 1। अब आप इसको कंपेयर करें, Zn 1 है ये ठीक है, H यहाँ पे 2 है इधर 2 है बराबर, SO4 यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है। इसका मतलब जब एटम नंबर हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है तो इट मींस दैट द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, उसको अभी हम बैलेंस करते कैसे हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो जिसे हमें बैलेंस करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो अभी हम सीखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप। बच्चों ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो आयरन है यानी Fe, इसके एटम यहाँ पे एटम्स कितने हैं एक और यहाँ पे कितने हैं 3। H2 यानी कि H की कितने एटम्स हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, O के कितने हैं एक और यहाँ पे 4। तो इट मींस दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें इसे करना है बैलेंस। तो बच्चों आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से, बहुत ही इजी होता है बैलेंस करना। आपको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन लिखा है उसको एज इट इज यहाँ पे उतार लीजिए। Fe प्लस H2O, हमारे पास प्रोडक्ट है Fe3O4 प्लस H2। अब क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, आपको यहाँ पे एक कॉलम बना लेना है, एक LHS साइड एंड सेकेंड इज RHS साइड। फिर क्या करना है, आपको एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स है बोथ साइड। एक साइड में क्या क्या, पहले है Fe, दूसरा क्या है H, तीसरा क्या है O। राइट साइड में भी Fe, H, O। अब आपको दोनों के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको एटम नंबर देखने। यहाँ पे कितने एटम्स हैं Fe के 1, H के कितने हैं 2, O के कितने हैं 1। यहाँ पे F के कितने हैं 3, H के कितने हैं 2, O के कितने हैं 4। तो आपको साफ नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसे करने वाले हैं बैलेंस। कैसे करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले Fe से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर सबसे पहले Fe लिखा है तो Fe से स्टार्ट करते हैं। Fe यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है। हमेशा आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि हमेशा जो स्मॉल नंबर होगा उसको बड़ा बनाएंगे, ना कि बड़े को छोटा बनाना है। हमेशा छोटे नंबर को बड़ा करना होता है, यानी कि हम 1 को 3 बनाएंगे तब जाके ये Fe इस साइड भी 3 होगा और इस साइड भी 3 होगा। कैसे करेंगे इसको 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो 3 1 जा 3। अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब क्या ध्यान में रखना है आपको, जिस डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया है, जिस डिजिट से आपने Fe को मल्टीप्लाई किया है उस डिजिट को आपको Fe के साथ लगाना है उसके लेफ्ट साइड में। इस बात को बच्चों आपको अच्छे से समझ लेना है, भूलना नहीं है। जिस भी डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया है, ये वाला नंबर नहीं, जिस डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो बच्चों देखो Fe यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब H2 देखते हैं, H2 ऑलरेडी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 है, तो ये बैलेंस्ड है पहले से। O देख लेते हैं, O यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे O कितना है 4। तो मैंने अभी बताया था आपको, बड़े को छोटा नहीं करना है, छोटे को बड़ा बनाना है।
तो हम 1 को 4 में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? 1 को सिंपल 4 से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है और ये आ जाएगा आंसर 4। अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई आपने किससे किया है? इस 4 से। तो जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उसको आपको लगाना है इसके साथ। लेकिन H2O एक कंपाउंड है बच्चों, आपको ध्यान रखना है H2O क्या है? कंपाउंड, एक एलिमेंट नहीं है। जैसे Fe यहाँ पे एलिमेंट है, लेकिन H2O एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड के साथ जब भी आप डिजिट को लगाएंगे तो पूरे कंपाउंड के साथ वो डिजिट लगेगा। यानी कि यहाँ पे हम 4 जो हमने लिखा है वो 4 पूरे कंपाउंड के साथ लगेगा। समझ आ गई बात आपको? यहाँ पे O कितना है? O को हमने मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो यहाँ पे O4, यहाँ पे भी O4। अब देखते हैं यहाँ पे, लेकिन बच्चों एक गड़बड़ हो गई। अब हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन ये 4 यहाँ लगाने के कारण ये H की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अभी H कितना था? 2 था, लेकिन ये 4 लगने के बाद ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो H की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है बच्चों, H की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। कैसे? 4 2 जा 8, ऐसा समझना आपको, 4 2 जा 8, तो यानी H की वैल्यू हो गई 8। क्या अब H बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। एक साइड H 8 है और दूसरे साइड 2 है। फिर क्या करना है हमें? अगेन जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमेशा छोटे नंबर को बड़े में चेंज करना है, ना कि बड़े को छोटा में बदलना है। तो छोटा नंबर हमारे पास है यहाँ पे 2, तो 2 को 8 कैसे बनाएंगे? सिंपल इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया किससे किया है? 4 से किया है। तो जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसको H के साथ लगा देना है। क्या अब ये बैलेंस हुआ इक्वेशन? चेक करते हैं। Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, H यहाँ पे 8 है, इस साइड भी 8 है, O यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है। एक बार ऊपर भी चेक कर लेते हैं। 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तो इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, और ये वाली क्या थी? ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी। तो बच्चों आई होप आपको बैलेंसिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई अभी भी आपको बैलेंसिंग समझ में, तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें। बहुत ही इजी है बैलेंसिंग करना। आपको बस एक चीज को ध्यान में रखना होता है कि जो भी इक्वेशन होगी आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एक राइट हैंड साइड जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स होंगे सभी एलिमेंट्स के, और राइट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स होंगे सभी के, उसको लिख लें। उसके बाद कंपेयर कर लें कि ये इक्वल है या फिर नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप उसको इक्वल करें, उसके बाद वो बैलेंस हो जाएगा। दूसरी आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड के साथ जब भी कोई एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे O था, हमें O के साथ 4 लगाना था, तो 4 हम O के साथ यहाँ पे नहीं लगाएंगे, पूरे कंपाउंड के साथ लगाएंगे। बस ये कुछ सिंपल से रूल्स हैं, आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना है। और बैलेंसिंग बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देता रहूंगा अगली वीडियो में। फिलहाल अभी आपको बैलेंसिंग यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है? मेजर जो रिएक्शंस है वो 4 टाइप्स की हैं, आपको याद में रखनी है अच्छे से। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये 4 मेजर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। अब इनको अभी हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझते हैं कौन सी रिएक्शंस कैसी होती है, कैसे हम इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन एक वर्ड से बना है जिसका मतलब है कंबाइन। क्या करना? कंबाइन करना। कंबाइन करना मतलब उसको मिलाना, जोड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? जब रिएक्टेंट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट में मान लो कि 2 एलिमेंट्स है, एक ए और एक बी। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, सी डी और भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम अभी मान लेते हैं 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, एक ए और एक बी। जब ये रिएक्ट करेंगे, जब इनके बीच केमिकल रिएक्शन होगी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट। यहां पे आपने देखा ए अलग है, बी अलग है, लेकिन जब इनके बीच रिएक्शन होगी, जब ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ये प्रोडक्ट कैसा है? सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि ये दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट और इस पूरे रिएक्शन को ही कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा। सेकंड है बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है?
इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें तो हम जोड़ रहे थे लेकिन इसमें हम तोड़ेंगे। इसमें मान लेते हैं हम ए बी प्रोडक्ट है, ठीक है। ए बी मतलब रिएक्टेंट है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है बी। जब ये रिएक्ट करेगा, ऑफ कोर्स ही बात है, कोई एक चीज रखी है हमने, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, उसके साथ हमें कोई और अलग से एलिमेंट नहीं जोड़ना है। ये हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं, मान लो मैंने वहां पे हीट बढ़ा दी, ठीक है, उसको मैंने हीट कर दिया, हीट की वजह से क्या हो गया, ये टूटने लग गया। यानी कि एक जो रिएक्टेंट है ए बी, ये क्या हो जाएगा, टूट के किस में बदल जाएगा, ए प्लस बी में। यहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था, ये अलग है ये अलग है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों के बीच रिएक्शन हुई, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। लेकिन डीकंपोजिशन में क्या होता है, डीकंपोजिशन में जो रिएक्टेंट है वो ऑलरेडी एक दो प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है। तो जब रिएक्टेंट में एक दो प्रोडक्ट ऑलरेडी मिले हुए हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं किसी चीज के साथ, किसके साथ, या तो वो हीट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ रिएक्शन हो सकती है, कोई और रीजन, कुछ भी रिएक्शन हो सकती है, किसी और के साथ अगर रिएक्ट करके ये टूटते हैं, ए प्लस बी मान लो और किसी चीज में टूट जाए, सी डी जितने यहाँ पे होंगे उतने में टूटते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि उसको उसकी जगह से हटाकर अपनी जगह बना लेता है। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी सी, ठीक है, ये एक एलिमेंट है हमारे पास ए और दूसरा है बी सी। क्या होगा रिएक्शन के बाद, ए सी प्लस बी। अब इसको आप जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को आप अपने आप समझ जाओगे इसमें क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे एक अलग था, ये बी सी अलग है। जब रिएक्शन हुई तो जो ए है वो क्या हुआ, वो सी के साथ आ गया, उसने क्या कर दिया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि बी को उसकी जगह से हटाकर अलग कर दिया, ए ने अपनी जगह वहां पे बना ली। ये जनरली क्या होता है, जब कोई भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो ज्यादा ताकतवर टाइप का एलिमेंट है, वो कमजोर एलिमेंट को लात मार के भगा देता है, वो अपनी जगह वहां पे बना लेता है। तो यहाँ पे क्या था, ए स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ठीक है, हाईली केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट है, उसने क्या करा, ए को यानी बी को उसकी जगह से हटाकर सी के साथ अपनी जगह बना ली, यानी ए सी प्लस बी। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई, इसमें लात नहीं मारता कोई भी एलिमेंट किसी को, इसमें क्या करता है, ए बी प्लस सी डी, इसमें दो दो एलिमेंट एक साथ है, ये क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे कि ए सी प्लस बी डी। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे ए बी है, ये सी डी है, ए बी का दोस्त है, सी डी का दोस्त है, इन्होंने क्या कर दिया भाई, अपने अपने दोस्तों को कर दिया एक्सचेंज। कैसे, ए ने सी से दोस्ती कर ली और बी ने डी से दोस्ती कर ली, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये चार टाइप के रिएक्शंस है। अभी हम एक एक रिएक्शन की डिटेल में एक एक रिएक्शन को अभी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ये आपको समझाने के लिए था कि ये चार रिएक्शन में क्या क्या बेसिक से डिफरेंस होते हैं। तो ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। अभी बताया था आपको, जब एक या एक से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों इसके लिए दो एग्जांपल्स लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखेंगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम के साथ जब H2O की रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है ये सिंगल प्रोडक्ट, आप देख रहे हो, ये एक अलग है ये एक अलग है, जब इनके बीच रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट बना। तो जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। जब ये कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो CO2 है, ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये था रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। अब चलते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन पर। तो ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये हो गया, आपको भी मैंने बताया था, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें क्या करते थे, हम जोड़ते थे। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसमें एक एलिमेंट होती है, एक एलिमेंट को हम बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। देखें, जैसे पहला एग्जांपल है FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो कितने प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें। पहला है Fe2O3 प्लस दूसरा है SO2 एंड थर्ड है SO3। बच्चों सेकंड एग्जांपल आपके सामने 2PbNO2 होल 3। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो ये था डीकंपोजिशन रिएक्शन और इसके ये थे दो एग्जांपल्स।
स्टूडेंट्स हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ लिया है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले अभी एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। बच्चों देखो, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, जब हम इसको लाइट में एक्सपोज करते हैं, यानी कि लाइट में ये एक्सपोज रहता है, जब सनलाइट में रखा जाता है, तो इसमें रिएक्शन होती है। रिएक्शन कौन सी होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। आप देख सकते हो ये वाली रिएक्शन होती है जब AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो जो सिल्वर है और क्लोरीन है, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसी वजह से सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में नहीं रखते हैं। ये आपके क्वेश्चन बोर्ड में भी कई बार आ चुका है और मेरे ख्याल से आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होगा। बच्चों ध्यान से समझ लेना है आपको, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे में चेंज हो जाता है। ये ऑलरेडी होता व्हाइट कलर का है, लेकिन चेंज हो जाता है ग्रे में। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि इसमें एक रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड जो चेंज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। किसके कारण? लाइट के कारण, सनलाइट के कारण ये सिल्वर और क्लोरीन दो अलग अलग पार्ट में ये टूट जाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद ही है ये, हालांकि ये मेजर रिएक्शन में मैंने अभी इसको नहीं लिखा था, जो आपको 4 रिएक्शंस बताई थी मैंने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी में ये दो रिएक्शन भी इन्वॉल्व होती हैं, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों होता क्या है? एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना और एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, और ये थर्मिक वर्ड है, थर्मल से मिला है। किससे? थर्मल वर्ड से बना है ये थर्मिक वर्ड। तो जब हीट रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन में, जब हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है C+O2, प्रोडक्ट में बनता है CO2 और साथ में हीट रिलीज करता है। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया? ये एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने भी आपको बताया एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना एंड थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, टाइप ऑफ रिएक्शन विच हीट इज एब्जॉर्ब। इसके दो एग्जांपल लिखे हैं, मेल्टिंग आइस क्यूब्स। देखो भाई, जो बर्फ होता है, बर्फ को जब हम पिघलाते हैं, कैसे पिघलती है बर्फ? ऑफ कोर्स सी बात है, जब हम उसमें हीट देंगे, गर्मी देंगे, तभी बर्फ पिघलेगी। तो यानी कि उसमें क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सेकंड में इवेपोरेटिंग लिक्विड, यानी कि अगर कोई लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है तो उस टाइम पे भी क्या होगा? उसमें भी हीट कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होगी, तभी वो लिक्विड जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो इवेपोरेशन करेगा, यानी कि इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है उस लिक्विड के साथ होगी। तो बच्चों ये दो रिएक्शंस, पहली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत छोटी छोटी सी चीजें, इनको भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले फटाफट से। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने समझ लिया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि आसान लैंग्वेज में जो भाई ताकतवर है वो कमजोर को मार पीट के, लात मार के, हटा के वहां से फेंक देता है। तो बच्चों देखें, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए मैंने, Fe+CuSO4। यहाँ पे क्या हुआ? Fe किसके साथ आ गया? SO4 के साथ, और Cu को यहाँ से हटा दिया। क्यों? क्योंकि Cu से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है Fe। सेकंड में अगर आप देखेंगे Pb यानी कि लेड, वो जब CuCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो Pb आ जाता है Cl2 के साथ एंड देन Cu यानी कि कॉपर वो हो जाता है साइड। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे फटाफट। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर या कमजोर को वहां से हटा देता है और अपनी जगह बना लेता है। नेक्स्ट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको समझ लेते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड द पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को आपको याद रखना है भाई, पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनायन। ठीक है, जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस भी एलिमेंट पे, सॉरी आयन पे, उसको हम कैटायन कहेंगे, और जिसपे भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एनायन कहेंगे। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स रिएक्ट, जहां पे दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, दिख रहा होगा आपको, एक ये है और एक ये कंपाउंड है। जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है वो क्या करते हैं? अपनी अपनी जगह को बदल लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए कंपाउंड बना लेते हैं। इस पूरे रिएक्शन को ही कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे Na2SO4 है, यहाँ पे BaCl2 है। अब क्या होगा? ये जो Na है, Na चला जाएगा Cl के साथ और ये Ba चला जाएगा SO4 के साथ। तो समझ आ गया बच्चों आपको? इसको आसान तरीके से आप समझना चाहो, मान लो आप हो, आपकी एक छोटी बहन है, ठीक है, घर में पिताजी आपके लिए चॉकलेट लाए।
मान लो 2 चॉकलेट लाए, एक चॉकलेट आपको दी, एक आपकी बहन को दे दी। अच्छा, आपको दे दी पापा जी ने भाई डेयरी मिल्क चॉकलेट, आपकी बहन को दे दिया किटकैट चॉकलेट। अब आपको किटकैट खानी है, आपका मन है किटकैट खाने का, लेकिन आपको पकड़ा दी गई है डेयरी मिल्क। अब क्या करोगे आप अपनी बहन से छीनने जाओगे। अब उसको मार तो सकते नहीं क्योंकि छोटी है, वो रोएगी, हंगामा करेगी घर में। तो बच्चों आप क्या करोगे उस टाइम पे, चॉकलेट को कर लोगे एक्सचेंज, उसको बहला फुसला कर उसको आप पकड़ा दोगे डेयरी मिल्क चॉकलेट और उसकी किटकैट को ले लोगे खुद। तो यही सेम चीज इसमें भी होता है। जोक पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं पर समझने के लिए काफी अच्छा एग्जांपल था कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ फिक्स हो जाता है, यानी कि ये इसके साथ चला गया, यानी कि ए NaCl के साथ चला गया और BaSO4 के साथ चला गया, तो बच्चों इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब ये होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें से हट रही है, तो उस चीज को हम कहते हैं रिडक्शन। इसमें भी दोनों के अलग अलग डेफिनेशन, इसको पढ़ते हैं एक बार। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर उस एलिमेंट में से हाइड्रोजन निकल रहा हो, ठीक है, याद रखना, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन या तो जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन उसमें से निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है CuO plus H2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट है Cu plus H2O। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ CuO है, ये जो O है ये ऑक्सीजन है। जब ये Cu उस साइड गया तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो चुका है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं हम रिडक्शन। ये देखो लिखा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन था, जब एरो के उस साइड देखोगे आप प्रोडक्ट में तो यहाँ से ऑक्सीजन हट चुका है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। अब यहाँ देखते हैं H2, यहाँ पे भाई H2 अकेला था, लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये सिंपल सा एग्जांपल था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन का मतलब आपको सिंपली ये याद रखना है, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए वो ऑक्सीडेशन, जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए वो रिडक्शन। और अगर कोई ऐसी रिएक्शन लिखी हो जिसमें दोनों चीज हो रही हो तो आप उसको सिंपली कह सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस समझ आ गया होगा, और इसके केमिकल रिएक्शन को भी आप अच्छे से याद कर ले, बहुत ही इजी है और आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, देखो बच्चों, जब भी हम किसी भी मेटल को हमारे खुले वातावरण में रख देते हैं, खुली जगह पर रख देते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें मौजूद होती है, बहुत सी गैसेज होती हैं, एसिड्स होते हैं, बहुत से मटेरियल, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, ये और अलग अलग तरीके की गैसेस मौजूद होती है। उसके कारण वो मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं। जितनी भी गैसेस हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, उसके अलावा वाटर के ड्रॉपलेट्स हो, जितनी भी चीजें हैं, ये बाहर रखे मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं और उस मेटल को खराब करना शुरू कर देती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एटसेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो समझ आ गया होगा आपको कोरोजन क्या होता है, किसी भी धातु का खराब होना। जब भी मेटल को हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, खुली जगह पर रखते हैं, तो क्या होता है, वो जनरली खराब होने लग जाता है वो मेटल। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। रस्टिंग क्या है, आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। देखो जब भी कोई लोहे की बनी चीज को हम ऐसे खुले जगह पर रख देते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन और बाहर मौजूद मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी कि नमी को कह रहे हैं हम, तो जब भी कोई भी मेटल मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, स्पेशली हम मेटल में आयरन की बात करें, जब आयरन ऑक्सीजन और उसके अलावा जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो फिर एक रेड सब्सटेंस, यानी कि रेड कह सकते हो या फिर उसको ब्राउनिश कह सकते हो, रेड या फिर ब्राउनिश, यहां पे हम लिख देते हैं रेड या फिर ब्राउनिश। जब भी वो आयरन का सब्सटेंस है रेड या फिर ब्राउनिश कलर की कोटिंग चढ़ा लेता है अपने ऊपर, यानी कि उसमें जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप सभी को पता होगा भाई, लोहे की चीज हम बाहर छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद वो जंग लगने लग जाता है उसके ऊपर। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। और जो जंग लगता है, वो जो कलर चेंज हो जाता है उसका रेड और ब्राउनिश, उसी चीज को हम कहते हैं रस्ट।
समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी को। फिर से बता देता हूं मैं, रस्टिंग क्या है, कोरोजन क्या होता है, जब भी मेटल स्लोली स्लोली अपने अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अनचाही चीजों में बदलने लग जाता है, मेटल खराब होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कोरोजन। कब होता है ये, जब हम किसी भी मेटल को बाहर रखते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन होती है उसकी, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, किसी भी चीज के साथ रिएक्शन होती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं कोरोजन। उसके बाद है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है आयरन, तो अपने ऊपर एक ब्राउनिश या रेड कलर की कोटिंग चढ़ा लेता है, जिसको कहते हैं रस्ट, और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। आसान भाषा में कह सकते हैं हम इसको जंग लगना। बच्चों नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या चीज होती है, जब भी हम किसी भी खाने के मटेरियल को, यानी कि खाद्य पदार्थ को, खासकर वैसे खाने की चीजें जिसमें फैट या फिर ऑयल मिक्स होता है, जिसमें फैट या फिर ऑयल मिला हो, उस खाने की चीज को अगर हम बाहर रखते हैं, एक्सपोज करके रखते हैं, उसको खुली एयर में रख देते हैं, तो क्या होता है, वो फूड मटेरियल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन करता है, यानी कि वो जो फूड मटेरियल उसमें कौन सी रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। तो खाने में फैट और ऑयल मौजूद है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिसके कारण वो खाना खराब होने लग जाता है, उसमें से सुगंध जो है, उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, उसके अलावा उसका टेस्ट खराब हो जाता है। जैसे हम आसान मतलब रेगुलर कहते नहीं कि सील गया, खाने की चीजें सील जाती हैं, तो बच्चों उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इसकी जो डेफिनेशन वो भी आप पढ़ लो, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल changes when they are left exposed to air for long time. This is called rancidity. It is caused due to oxidation of fat and oil in food. तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बच्चों, रेंसिडिटी से हम चीजों को बचा भी सकते हैं, खाने की चीजों को। पहले तो खाने की चीजों को हमें जनरली एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। उसके अलावा हम उसे एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि उस खाने की चीज में हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिक्स कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो मौजूद है एयर में उसके रिएक्शन नहीं होती। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से बचाता है उन चीजों को। दूसरा पॉइंट वही बता दिया मैंने, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। थर्ड पॉइंट है फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन। बच्चों आपने चिप्स के पैकेट जरूर खरीदे होंगे कभी ना कभी। चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं भरा होता है। इस चीज को आप ध्यान से याद कर लो, क्योंकि बोर्ड में ये नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन ये आता है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर हम उसमें ऑक्सीजन भर देंगे या ऐसे कोई भी गैस भर देंगे तो क्या होगा, चिप्स वगैरह या जनरली जो पैक्ड फूड होता है उसमें ऑयल और फैट जरूर होता है, इसके कारण वो रिएक्शन करेगा उस गैस के साथ और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने के कारण वो खाना फिर हो जाएगा खराब। इस वजह से उस चीज को खराब होने से बचाने के लिए उस पैकेट यानी कि जो पैक्ड फूड होते हैं, पैक्ड फूड आइटम्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस लीस्ट रिएक्टिव गैस होती है, जनरली किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करती है। तो बच्चों आपका यहाँ पे चैप्टर ये हो गया है फिनिश। 10th क्लास का चैप्टर 1 कर रहे थे हम, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रेंसिडिटी के टॉपिक के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके भी पास कोई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। आगे भी हम चैप्टर्स को जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे, चैप्टर्स की वीडियोस। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।